डेटा। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फाइल भेजी है, वो वाली डाउनलोड कर लेना आपको। हाँ, ये वाला डेटा तो क्लीन रहेगा। ये वाले डेटा को अपन वैसे तो लोड करना ज़्यादा सही नहीं रहता, पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं और पहले चेक करते हैं कि मतलब चीज़ें उसमें है क्या। डेटा टाइप सही देख लेते हैं। मतलब ये वाला डेटा लोड करो और सारे टेबल को चेक करना ट्रांसफॉर्म पे जाके कि सबका डेटा टाइप करेक्ट है, कौन कौन से अपने पास कॉलम है और कॉलम के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं। जो डेट कॉलम है उसमें पर्टिकुलर डेटा टाइप है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी रहेगी। यूनिट सोल्ड, उसमें नीचे यूनिट किस में है? डायरेक्ट नंबर्स में है ना, होल नंबर्स में, डेसिमल में है। अगर उसके आगे वैल्यूज .00 .00 सब तरफ है तो फिर उसे अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे इसमें तो बेसिक नंबर्स पे ही है, वो तो होल नंबर्स पे। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कुकी टाइप का डेटा। कुकी टाइप में अपने पास कितने कॉलम है? इसमें दो कॉलम है। एक तो प्रोडक्ट आईडी है, और वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब किस टाइप की कुकी है, इस टाइप का डेटा है। ये प्रोडक्ट बेस्ड डेटा है, जिसमें कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, वो ऑर्डर किस डेट पे प्लेस हुआ, उसका कॉस्ट क्या थी, उसका प्राइस क्या था, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये उसकी है। फिर अपने पास एक और टेबल आता है किसका? कस्टमर्स का। उसमें भी एक कस्टमर आईडी दी है, और क्या है, बाकी कॉलम्स भी दिए हैं अपन को, जैसे उसका नेम क्या है, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, और ये सारी नॉर्मल एक कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। और एक तीसरा कॉलम आता है अपना ऑर्डर्स का। इसमें क्या है, कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कौन सी डेट को खरीदा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। डेटा तो एकदम नॉर्मल सही है, जितना अपने को चाहिए था। तो अपन क्या करते हैं, पावर बीआई में लोड कर लेते हैं इसको। ये तो बेसिकली क्या करता है, जब अपन लास्ट फाइल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका एक रिकवरी फाइल क्रिएट करके रखता है कि जैसे पावर कट हो जाए या फिर उसमें अपन लास्ट टाइम सेव कर चुके थे तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अपन हटा देते हैं उसको। हाँ, वो हर बार देता ही है कई बार। जैसे पावर बीआई क्या करता है, बेसिकली जैसे अपन ने तीनों डेटा को लोड किया, इसने ऑटोमेटिकली इसमें क्या रिलेशन क्रिएट कर दिए। मगर ये तो उसने ऑटोमेटिकली किया। कई बार ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, और कई बार जब रिलेशनशिप नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम कैसी कैसी आती है वो अपन देख लेते हैं। इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है, इसलिए अपन अभी इसको डिलीट कर रहे हैं। आपके इसमें भी शायद तक इसने ऑटोमेटिकली कर दिया होगा। मगर इसे अपन खुद से बनाने का आज ट्राई करेंगे कि अपन खुद से कैसे रिलेशन टेबल पे बना सकते हैं।
अभी इसके लिए पता है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ऑटोमेटिकली कॉलम के हेडर्स देख के रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेता है। कुकी टाइप में है, वो अपन देखते हैं। जैसे ये मैंने क्या कर दिया, दोनों को डिलीट कर दिया। अब ये तीनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों सेपरेट टेबल्स हैं अब ये। अब जैसे अपन रिपोर्ट व्यू पे जाके अगर कोई सा भी एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अगर अपन ने बेसिक्स ली, एक टेबल लिया और उसमें देखा कि कौन सी कुकी टाइप की सेल कितनी हो रही है, तो अपन ने क्या ले लिया, कुकी टाइप ले ली। और जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो अपने किस ऑर्डर अमाउंट में है, ऑर्डर वाले टेबल पे है। तो फिर अपन ने क्या ले ली, उसकी सोल्ड यूनिट ले ली। जैसे अपन ऐड करते हैं तो वो कर क्या रहा है, सब में सेम अमाउंट आ गया, कुकी टाइप तो है उसने और सेम अमाउंट दे दिया सबने। मगर ऐसा क्या पॉसिबल है क्या, तो ये अमाउंट है क्या, ये 1125 टोटल अमाउंट। सर हाँ सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक सेकंड। अब विजिबल है। यस सर। तो ये क्या हुआ अपना, ये जो 1125 है ये आया कहाँ से, अगर अपन देखें ये जो टोटल यूनिट सोल्ड है वो भी क्या है एग्जैक्टली सेम अमाउंट की है 1125। तो उसने क्या किया, उसने बस टोटल को हर एक रो पे लिख दिया, मतलब कैटेगरी वाइज उसने डिवाइड नहीं किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए अपन क्या करते हैं, टेबल के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कि इसको समझ में आए कि कौन सी रो का डेटा कौन से डेटा से कनेक्टेड रहता है। अब ये कैसे करते हैं अपन, वो अपन मॉडल व्यू में जाते हैं और जैसे अपने पास एक टेबल था, इसमें जो कुकी टाइप थी उसमें कुकी टाइप है जिसमें कुकी टाइप का नेम है, और दूसरा क्या है अपने पास प्रोडक्ट की आईडी है, मतलब हर एक कुकी की एक आईडी है। इसमें अभी तो सिर्फ एक ही कॉलम है, बल्कि इसमें मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं कि उस कुकी का वेट कितना है, उसके पैकेज में आती कितनी है कुकीज, मतलब मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है कुकी पे। अभी ये सिर्फ एक सैंपल है इसलिए ये डेटा बहुत छोटा है समझने के लिए। और जो कस्टमर है उसमें भी जितनी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, तो हर एक कस्टमर के पास क्या है, उसकी एक यूनिक आईडी है। जैसे एक कस्टमर की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और जैसे अपन ऑर्डर टेबल में जाते हैं, इसमें क्या है, ना तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दी है ना प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी आईडी का इस्तेमाल किया अपन ने। ये जो कस्टमर 3 था उसने ऑर्डर आईडी क्या दी, इस ऑर्डर पे यूनिट उसने इतनी खरीदी, उस डेट में उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। और इसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखा, उसमें उसकी आईडी दिखी है, जैसे आईडी 1 है। तो ये 1 क्या डिनोट कर रही है, 3 क्या डिनोट कर रही है, ये जो कस्टमर है ये इसकी आईडी है, जैसे ये 3 है तो मतलब ये वाला जो कस्टमर था वो प्रोडक्ट इसने परचेज किया है। तो अपन ऐसे अगर देखेंगे तो अपने को मालूम चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इसने परचेज किया। वी लुकअप पे अपन यही करते थे, मगर ये सब वो ऑटोमेटिकली समझ जाए इसलिए अपन क्या करते हैं, टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या किया, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि जिन दो टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है उनमें एक कॉमन कॉलम ढूंढना पड़ेगा। और कॉलम कॉलम क्या है इसमें, इसमें भी प्रोडक्ट की आईडी है जो 1 2 3 4 5 है, और इसमें भी एक प्रोडक्ट की आईडी है जो 1 है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ये मतलब ये वाला कॉलम ऑर्डर्स का और कुकी टाइप का, ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, दोनों के अंदर वैल्यू एक है, और दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो इस कॉलम का इस्तेमाल करते हैं अपन इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए।
फिर रिलेशनशिप अपन एक्चुअल में करेंगे कैसे? जैसे जो कुकी टाइप है, इसमें कौन सा कॉलम था अपने पास? प्रोडक्ट आईडी। और ऑर्डर्स कॉलम में कौन सा था कॉलम? ये प्रोडक्ट। ये दोनों कॉलम दोनों के सिमिलर थे। तो अपन को करना क्या रहेगा, बस ये जो ऑर्डर्स टेबल का प्रोडक्ट है इसको होल्ड करना रहेगा और उसे ड्रैग करके जिस टेबल में अपने को रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है उसके टेबल में पर्टिकुलर उसी कॉलम में जो सिमिलर रहेंगे उसमें अपन ने ड्रॉप किया। जैसे अपन ड्रॉप करते हैं अपने को ये विंडो मिलती है। ये विंडो पूछती है कि फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल कॉलम कौन सा? प्रोडक्ट। टू टेबल कुकी टाइप। ये रिलेशनशिप बता रही है कि ऑर्डर टेबल का जो प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट कॉलम है, वो कुकी टाइप से कौन से प्रोडक्ट आईडी से ज्वाइन करना अपन को। अब इसमें जो कार्डिनैलिटी रहती है ये बताती है कि आपका रिलेशनशिप रहेगा कैसे। कि मतलब कि इसको अपन देखते हैं, इसमें कौन कौन सी होती है अपने पास? मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। अब इनमें ये कौन से सिलेक्ट करेंगे अपन? उसका प्रोडक्ट कॉलम का नेम तो डिफरेंट रखेंगे। वो दिक्कत नहीं रहती, बस कॉलम का नेम कुछ भी हो उसके अंदर डेटा सिमिलर होना चाहिए। अभी जैसे अपने पास ये कुकी टेबल था, इसमें क्या थी? 1, 2 और 3, इसमें कुकी के नेम थे। और ये ऑर्डर टेबल है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि वो कुकी सेल कितनी हुई, कितनी यूनिट सेल हुई, कौन ने खरीदी। तो इसमें जैसे ये फर्स्ट वाली, इसका मतलब ये जो कुकी 1 थी ये उसकी आईडी हो गई, प्रोडक्ट आईडी, और ये भी प्रोडक्ट आईडी है। अब ये कुकी 1 क्या बता रही है कि इस कस्टमर ने जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ये कौन सी आईडी से हुआ, ये कौन सा प्रोडक्ट था? ये प्रोडक्ट 1 था। अब जैसे प्रोडक्ट 2 है, ये सेल हुआ तो ये उसकी बाकी इंफॉर्मेशन थी। ओपन ने क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी इस्तेमाल की। फिर किसी ने प्रोडक्ट 2 खरीदा, फिर किसी ने प्रोडक्ट 3 खरीदा, फिर किसी ने प्रोडक्ट 1 खरीदा। ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्स हुए। अब एक प्रोडक्ट तो कोई कितनी बार भी खरीद सकता है। तो ये वाला जो टेबल होता है प्रोडक्ट आईडी का, इसमें एक चीज, दो चीज इंफॉर्मेशन बहुत नेसेसरी होती है। एक तो ये जो आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, जो भी सिमिलर कॉलम रहेगा ये हर एक प्रोडक्ट की यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक आईडी कोई दो प्रोडक्ट के पास नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे अपनी क्लास में मोबाइल नंबर सबके यूनिक होते हैं, नहीं तो एक फ़ोन नंबर किसी दो का हुआ तो उसे कॉल करेंगे तो किसके पास जाएगा, ये कन्फ्यूजन होगा। इसी प्रोडक्ट पे भी होता है कि अगर एक ही आईडी पे दो प्रोडक्ट कर दिए तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि हर एक आईडी उसके लिए यूनिक रहे। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हर एक प्रोडक्ट की एक आईडी होनी ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपको उस प्रोडक्ट को कहीं और पे यूज़ करना है तो उसकी एक आईडी होना नेसेसरी है। ये दो रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो अपन ये वाला कॉलम जो रहता है तभी अपन कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इतना समझ में आया? अब जैसे कि इसमें 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार। 2 भी एक बार, 3 भी एक ही बार। तो अपन इधर पे क्या ले लेते हैं? 1। मतलब जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एंटिटी हैं वो सिर्फ एक ही बार आई हैं अपने पास। अब इसमें 1 रिपीट हो रहा है क्या? मल्टीपल टाइम्स हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। मतलब कि एक प्रोडक्ट कितनी बार खरीद सकता है ना इंसान, कि चॉकलेट अगर मैंने खरीदी तो आपने भी तो जाके चॉकलेट ले सकते हो, मगर जो चॉकलेट की आईडी रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। 2 भी कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार हुआ। 3 अगर नीचे अगर अपन देखा जाए तो 3, 4 मतलब मल्टीपल टाइम रिपीट हुए। तो यहाँ पे मतलब n नंबर ऑफ टाइम चीजें रिपीट हुई हैं। मतलब अपने को डिफाइन नहीं है कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ है, मगर हुआ है मल्टीपल टाइम। तो n को अपन या तो n ले लें या तो स्टार डिफाइन कर देते हैं। स्टार मतलब ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी रिलेशनशिप कैसा हो जाता है कि इस टेबल से इस टेबल के बीच
वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। जिस भी टेबल में जो सेम कॉलम है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो वहाँ अपन मैनी लेंगे, और जिस कॉलम में सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है उसमें सिर्फ वन लेंगे। ये हो जाता है क्या, वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर ऐसी कोई जस्ट उल्टी तरीके से रीड कर लेते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट आईडी से मतलब ये जो ऑर्डर टेबल है उसका प्रोडक्ट टेबल से रिलेशनशिप कैसा है, फिर अपन ऐसे करेंगे ऑर्डर टेबल का मैनी टू वन है। इतना क्लियर हुआ सबको? अब ये टेबल वन है और ये टेबल टू है। ये समझ लो आईडी है। टेबल वन का टेबल टू से रिलेशनशिप कैसा हुआ फिर? टेबल वन का टेबल टू से मैनी टू वन हुआ, और टेबल टू का टेबल वन से वन टू मैनी। एक रो दूसरे टेबल से मल्टीपल रो से रिलेट करते हैं। हाँ, इसका मतलब बस यही रहता है कि अगर मेरे को ये ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर अमाउंट ये जो 59 रुपये का जो चॉकलेट खरीदी है उसकी आईडी वन है, तो ये एग्जैक्टली चॉकलेट थी कौन सी, तो उसके लिए अपन क्या देख सकते हैं डायरेक्टली वन पे कौन सी चॉकलेट थी वो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि अच्छा ठीक है डेयरी मिल्क थी। तो फिर ये समझ सकते हैं ना कि डेयरी मिल्क की सेल कितनी हुई, ये कैसे मालूम चलेगा? जहाँ जहाँ पे भी प्रोडक्ट वन है उन सबको अपन ने सम कर दिया, तो जो डेयरी मिल्क की सेल्स थी वो अपने को मिल जाती है। ऐसे अपन टेबल रिलेशनशिप का इस कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉलम से सम निकालने के लिए, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो अभी अपन ने दो देख लिए, वन टू मैनी का और मैनी टू वन का। तीसरा होता है वन टू वन का। अब वन टू वन का कैसे हो सकता है? वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी। हाँ, तीन होते हैं। चार होते हैं। चार। तो इसके लिए भी पढ़ा था बट अब अब जैसे कि ये टेबल है स्टूडेंट का, मतलब एक क्लास में 5 स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट्स हैं, और ये क्या हुआ वो लोग गेम खेलने गए थे पांचों के पांचों, और इसमें ये क्या गेम कौन सा खेला उनने, मतलब हर एक इंसान सिर्फ एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता था पर्टिकुलर गेम में। तो कोई ने कबड्डी खेला, कोई ने फुटबॉल खेला, कोई ने बास्केटबॉल खेला, तो हर एक गेम की क्या हुई एक आईडी हो गई। तो वो जो स्टूडेंट था वो कौन सा गेम खेल रहा था, जैसे यहाँ पे सेकंड वाले ने कोई सा गेम खेला, थर्ड वाले ने, फोर ने, फाइव ने, और ये फर्स्ट ने, सब ने कोई ना कोई गेम खेला और ये उनकी इंफॉर्मेशन थी। तो इसका रिलेशनशिप कैसा होगा, यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल टाइम ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और यहाँ पे भी सिंगल टाइम ही रिपीट हो रही हैं, तो इसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा फिर, वन टू वन का रहता है। ये समझ में आया? इसका मतलब ये मैं पता कर सकता हूँ कि अच्छा ठीक है बास्केटबॉल जिसने खेला वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता था। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर अपन देख सकते हैं अच्छा बास्केटबॉल थर्ड वाले आईडी वाले स्टूडेंट ने खेला था, तो थर्ड वाली आईडी का स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता था, अच्छा इंदौर से करता था, तो जिसने बास्केटबॉल खेला वो इंदौर से बिलोंग करता था। ऐसे चीज़ें सॉल्व होती हैं फिर। सिंगल सिंगल। हाँ, अब आता है मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है टेबल्स के बीच में, सारी रोज मतलब एक इधर की रो मल्टीपल टाइम वहां पे भी रिपीट हो सकती है और वहां की एक रो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है। मैनी टू मैनी बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा है, मगर अगर इसे एक सिंपल से अपन उसमें समझें ठीक है एग्जांपल में, तो ये समझ सकते हैं जैसे डॉक्टर है, अब एक हॉस्पिटल है और ये ऑपरेशन थिएटर है। अब क्या एक डॉक्टर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकता है?
अब उसके लाइफ टाइम में तो वो एक ऑपरेशन करेगा, कल कुछ और सा ऑपरेशन कर सकता है। अब कभी कभी ऐसे ऑपरेशन आते हैं ना कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक डॉक्टर अकेला नहीं कर पाता, तो वो सेम ऑपरेशन पे मल्टीपल डॉक्टर भी काम करते हैं। जैसे ये डॉक्टर नंबर 1 है, इसने आज भी एक किसी ऑपरेशन पे काम किया, कल भी किसी एक ऑपरेशन पे काम किया, तीसरे दिन भी किसी ऑपरेशन पे काम किया। और जो ऑपरेशन आईडी थी, जैसे कि अब इसमें डिनोट करना समझ में नहीं आ रहा, मगर समझ गए ना कैसे होगा। कि अब जैसे ऑपरेशन की जो आईडी थी, वो एक ऑपरेशन की आईडी किस डॉक्टर ने परफॉर्म करी, वैसे इसके लिए 2 टेबल में नहीं है, तीसरे टेबल में होगा काम, इसलिए 3 टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ऑपरेशन था, अब ये ऑपरेशन नंबर क्या था, 5 था, और ये डॉक्टर नंबर 1 है, ये डॉक्टर नंबर 2 है, और ये ऑपरेशन नंबर 6 है, डॉक्टर नंबर 3 है, ये ऑपरेशन नंबर 7 है। इसको अभी अपन रिमूव कर देते हैं। तो एग्जैक्टली इसको डिनोट करने के लिए अपने को 3 टेबल लगेंगे। जैसे कि अभी जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसमें डॉक्टर नंबर 1 ने ऑपरेशन नंबर 5 पे काम किया, और डॉक्टर नंबर 2 ने भी ऑपरेशन नंबर 5 पे काम किया। डॉक्टर नंबर 3 ने सिर्फ और सिर्फ 7 पे काम किया। तो ऐसे देख सकते हैं कि अपन मल्टीपल रिलेशनशिप बन रहे हैं। हम्म? क्वेश्चन नंबर 6 तूने किया नहीं, ऑपरेशन नंबर 5 भी 1 ने किया, क्योंकि ऑपरेशन नंबर 5 बहुत कॉम्प्लेक्स था। ऑपरेशन नंबर 6 किसने किया, वो सिंगल 1 ने काम कर लिया उसमें। तो ऐसे ये 2 टेबल आपस में तो रिलेटेड नहीं रहेंगे, मगर इसके थ्रू रहते हैं। इसमें इस टेबल का 1 टू मैनी हो जाता है, और इस टेबल का भी क्या 1 टू मैनी। और जब इन दोनों टेबल के बीच में अगर अपन रिलेशनशिप देखेंगे ना, मतलब जब रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, तो इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैनी टू मैनी का। हालांकि डिनोट करने में इतने समझ में नहीं आता, मगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे अपन 1 टू मैनी, मैनी टू 1, और इन सब के बीच में। तो अब वापस अपन टेबल व्यू पे जाते हैं, और कुकी टाइप में क्या है इसका रिलेशनशिप। अगर कुकी टाइप का मैं ऑर्डर टेबल से रिलेशनशिप देखूं, तो कौन सा होगा। कुकी टाइप में क्या है, यूनिक वैल्यूज ही है सिर्फ आईडी में, 1 2 3 4 5, और ना वो रिपीट हो रही है। और जो प्रोडक्ट में अगर अपन प्रोडक्ट आईडी देखें तो वो रिपीट हो रही है, तो प्रोडक्ट आईडी मतलब मेनी टाइम है। और जो कुकी टाइप है उसमें 1 है। जब अपन ऑर्डर टेबल से या कुकी टेबल से आईडी को ड्रैग करेंगे और प्रोडक्ट टेबल पे ड्रॉप करेंगे, तो इसने ऑटोमेटिकली 1 टू मैनी सेलेक्ट कर लिया। हालांकि ये आपको सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही देख के कर लेता है, मगर बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है और ये 1 टू मैनी का मीनिंग क्या है, ये मालूम होना जरूरी होता है। जैसे अपन ने ओके पे क्लिक किया, उसमें देख सकते हो कुकी टाइप पे 1 लिखा है, और ये स्टार जो बना है ये ऑर्डर टेबल पे। वैसे ही कस्टमर टेबल का ऑर्डर टेबल से रिलेशनशिप कैसा होगा, कस्टमर में हर एक यूनिक कस्टमर की एक यूनिक आईडी है, तो इस पे 1 होगा। और ऑर्डर टेबल पे मल्टीपल एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो रिपीट हो रही है, तो 1 टू मैनी। तो जो कस्टमर आईडी है उसमें भी कस्टमर आईडी है, दोनों सिमिलर है। तो अपन ने कस्टमर आईडी को ड्रैग किया और कस्टमर आईडी को ड्रॉप किया, तो ये उसने क्या किया 1 टू मैनी, और अपन ने ओके कर दिया। तो इसने क्या किया 1 टू मैनी पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। तो मैंने ओपन किया था तो ये पहले से बना हुआ हाँ, पहले से रिलेशनशिप वो क्या कॉलम देख के अपने आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता है। मगर ये जो चीज़ रहती है ये बेसिकली ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि अच्छा कार्डिनैलिटी क्या होती है। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, और ये जो 4 टाइप की कार्डिनैलिटी हैं ये बता दो कि 1 टू वन कितने टाइप की होती है, कैसे बताओगे। 4 टाइप की होती है, कौन कौन सी। हाँ हाँ, इन चारों का कॉम्बिनेशन रहता है। अब जैसे अपन ने दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, तो जब अपन अपने रिपोर्ट व्यू पे जाते हैं
तो देख सकते हैं कि अब रिपोर्ट में क्या चेंजेस दिखे। अब पर्टिकुलर कौन सी चॉकलेट में कितनी सेल हुई है, अब वो उसे समझ में आ गया ना कि कौन सी रो कौन सी आईडी से अपन सेलिंग हो रही थी उसमें। अब इसमें टोटल सेल्स अलग है और ये क्या सारी इंडिविजुअल सेल्स है बाकी सबकी। तो एक बार ये रिलेशनशिप को राइट क्लिक करके डिलीट करके एक बार खुद से स्टेब्लिश करके देखो। अगर सिंगुलर कॉलम भी होता है तो फिर वो रो आईडी सिमिलर कॉलम ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे कि अपने पास सिमिलर कॉलम ना रहे, क्योंकि अगर अपन प्रोडक्ट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आईडी उसकी ऑब्वियस होती ही है। कस्टमर का डेटा अगर स्टोर करते हैं तो कस्टमर आईडी होती ही है। मतलब जब टेबल डिफाइन होता है, जैसे एसक्यूएल में जब कोई टेबल क्रिएट करता है, डेटा स्ट्रक्चर बनाता ही है, तो उसमें सब कुछ पहले से डिफाइन होता है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको डेटा ना मिले ऐसा। इसमें वारंटी की और प्राइवेसी रिलेशन इससे हो जाता है क्या? ये वही तो है, जो टेबल की वन है वो उसकी प्राइमरी की रहेगी, और जिस रिलेशनशिप से अपन रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं वो फॉरेन की हो जाती है उसमें। जैसे जब रिलेशनशिप क्रिएट किया ही होगा, तो जो कुकी टाइप थी, तो कुकी में एक फॉरेन प्राइमरी की दी उनने हर एक कुकी की, और ऑर्डर टेबल में वही कुकी टाइप की जो आईडी थी वो फॉरेन की का काम कर रही है। यही चीज़ अगर एसक्यूएल से करनी होती तो अपन को कुकी टाइप निकालना रहता और उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी रहती। अगर यही टेबल अपन एसक्यूएल में क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसकी क्वेरी ऐसी रहेगी ना, अपन को टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा उसकी प्राइमरी की से फॉरेन की में। वो बहुत complicated है। हाँ वो और एक कॉम्प्लिकेटेड। बार अगर आपने वो फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशन कर दिया, हाँ तो आप उससे अगर कुछ आपको ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, edit करना है, सबसे पहले एक फॉरेन की डिलीट कर दूंगी, प्राइमरी की डिलीट कर दूंगी। हाँ तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर अपन वो इस्तेमाल करते हैं ऑन डिलीट कैस्केड, वो पढ़ा होगा ना। ये नहीं हाँ, कि अगर आपने फॉरेन मतलब प्राइमरी की को कुछ भी किया, डिलीट किया, कुछ भी किया, तो जितने भी उसके कनेक्शन है वो सारी रो डिलीट कर दो या तो उससे रिमूव कर दो, तो फिर ये सब होता है फिर। ये तो कॉपी करके डेटाबेस डिलीट करता हूँ, उसके बाद हाँ एडिट करता हूँ, फिर रन ही कर सकता मगर बहुत खतरे वाली चीज़ होती है प्राइमरी की वजह से हाँ। कुछ करना। बट एक बार समझ आता ना कंसेप्ट क्या है, तो ये बना लेते हैं इसलिए। ये वाला क्रिएट कर लिया हाँ, खुद से एक बार मॉडल, और चीज़ें समझ में आ गई कैसे क्या करना है अपन। अब जो चार्ट्स बनाएंगे उसमें अगर अपन किसी भी डेटा से कोई सा भी लेंगे तो वो क्या समझ जाएगा, उसके बेसिस पे वो क्रिएट कर लेता है चीज़ें। जैसे ये था पहले क्या बता रहा था, ये सिर्फ टोटल्स बता रहा था, अभी उससे डायनेमिक कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सी कुकिंग की कितनी सेल्स हुई है। हाँ। अब जैसे इसमें ऑर्डर टेबल में अपन आते हैं और उसमें देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है। उसमें यूनिट सेलिंग प्राइस दी है और यूनिट कॉस्ट प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। मगर इसमें क्या बता रहे हैं कि कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं और हर एक यूनिट का प्राइस कितनी थी और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी। तो क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी इस प्रोडक्ट की। Yes. Unit price, वो कैसे करेंगे अपन। unit price, तो selling price निकालना है। हाँ जैसे अपने को
सेलिंग एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी थी, तो उसे कैसे निकालेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, कितनी यूनिट खरीदी है उसका प्राइस कितना था। वैसे ही अगर अपन को उसकी कॉस्ट निकालनी रहे तो अपन कैसे करेंगे, अपन कॉस्ट को यूनिट सोल्ड, जितनी भी यूनिट सोल्ड हुई उसकी पर प्राइस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो अपन प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं उसका। मगर ये सारे कैलकुलेशन अपन करेंगे कैसे, उसके लिए अपन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है इसमें, उसका डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आज अपन डेक्स भी देख लेते हैं कि डेक्स क्या करते हैं। इस प्रोजेक्ट में डेक्स की हेल्प लेंगे। हाँ इसमें लगेगी ना, इसमें अपने को जैसे इसमें तो यूनिट के बारे में लिखा है, बस यूनिट कितनी सोल्ड हुई, यूनिट का प्राइस कितना था। मगर अपने को एक्चुअल सेलिंग प्राइस देखनी कि इसमें रेवेन्यू कितना हुआ अपने पूरे डेटा से, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, सेलिंग प्राइस से तो निकलेगा वो, प्रॉफिट कितना हुआ वो भी तो अभी है नहीं अपने पास कॉलम, तो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट जितना होता है ना वो डेक्स में करते हैं अपन। इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो। इसमें क्या क्या समझ में आया कि डेक्स होती क्या है, वो काम क्या करती है। कैलकुलेशन करता है कॉलम टेबल्स पे, कॉलम्स पे मेजर्स क्रिएट करना, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो डेक्स एक्चुअली होती क्या है, ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन मतलब इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये बेसिकली क्या करती है, डेटा को एनालाइज करने की लैंग्वेज है। ये बाकी लैंग्वेज जैसी नहीं होती पाइथन जैसे कि आप इसमें प्रोग्रामिंग भी कर लो, एप्स भी क्रिएट कर लो। इसका बेसिकली फोकस क्या रहता है, कैलकुलेशन। टेबल और ये जो डेटा के कैलकुलेशंस होते हैं ना, मॉडल क्रिएट करना, तो इसका रहता है ये काम। और ये काम कैसे करती है, इसमें क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लैंग्वेज। अपन ने जैसे एक्सेल में फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे थे चीज़ों के, बिल्कुल वैसे ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज रहती है। इसमें भी अपन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अब डेक्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं अपन, उसमें एडवांटेजेस क्या रहते हैं कि डेटा मॉडलिंग पे काम करती है। अपन अभी जो अपन ने किया था ना, डेटा मॉडल क्रिएट किया था, वो जो अपन ने टेबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, तो उसके बाद वो क्या हुआ, पहले वो सिंगल टेबल थे, मगर जब अपन ने सबको कंबाइन कर दिया तो वो एक डेटा मॉडल क्रिएट हो जाता है। उसको स्कीमा भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, डेटा एनालिसिस में स्कीमा बोलते हैं उसको। और ये जो डेक्स रहती है ये पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल टेबल पे भी काम नहीं करती, पूरा स्कीमा पे काम करती है। आप मल्टीपल टेबल्स के बीच में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। डेटा को कैसे फिल्टर करना है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्लाइसर अपन लगाते हैं तो उसके बेस पे उसके कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्लाइसर्स को भी वो कर सकती है, समझ सकते हैं कि इसमें स्लाइसर यूज किया आपने कि स्लाइसर यूज नहीं किया। पावरफुल एग्रीगेशन, एक तो बहुत ही फास्ट भी होती है, मतलब जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं, इसमें एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरी बहुत वास्ट रहती है, जिस पर अपन काम करेंगे वो तो बहुत लिमिटेड फंक्शन रहेंगे। मगर डेक्स खुद में ये बहुत हाई एंड लैंग्वेज रहती है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और इससे मतलब डेटा एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसमें भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे अपन ने एक्सेल में इस्तेमाल किया था ना। हालांकि ये सब सिंपल है, एक्सेल में अगर पढ़ा है तो ये सब पहले से मालूम होगा। ऑपरेटर्स कैसे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और ये लास्ट वाला कैसा, कैरेट। कैरेट क्या करता है, उसमें पावर का इस्तेमाल करता है, जैसे 2 to the power of 3, तो उसके लिए अपन कैरेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सर बस इतने ही कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूला है, जो प्लस माइनस इनटू कंपैरिजन में होता हाँ, है, कंपैरिजन में होता है सर। और इसके अलावा करना ही क्या है आपको, और कहाँ का कैलकुलेशन करते हैं अपन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स उसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, पूरे जिनको एक्सेल अगर जिसने पढ़ी है और एक्सेल में फंक्शंस बना है उसके लिए डेक्स बहुत आसान होती है।
मतलब बस लिखने का तरीका थोड़ा बहुत अलग रहेगा और तरीका भी लगभग सेम ही रहता है, कुछ चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, बाकी रहेगी सेम। एक सिंगल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर देन लेस देन स्ट्रिक्ट इक्वल टू कंपेयर करने के लिए दोनों इस्तेमाल करते हैं अपन। ग्रेटर देन किसी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे डबल एंड का। ये जो एंड फंक्शन पढ़ा था एक्सेल में, वो क्या करता है, दो लॉजिक को चेक करता है और उनके बेसिस पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हुए काम करता है। इसमें भी हालांकि एंड फंक्शन होता है, इसमें अपन डबल एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल पाइप इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है इसे पाइप कहते हैं, और ये डबल पाइप का काम क्या और की तरह करता है। और एक ये जो इन रहता है, ये हालांकि इधर आ गया, ये पाइथन जैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत पाइथन में भी रहता है। वो एक चीज चेक करता है कि लिस्ट के अंदर ये चीज है या नहीं है। हालांकि इतना ज्यादा मतलब जब अपन यूज करेंगे ना तो हर एक चीज डिटेल में कवर करेंगे। ये तो एक ओवरव्यू है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक्सेल में इस्तेमाल किया ही था कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें अपन कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसे सम निकाल सकते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट। अब जैसे सम रहता है तो सम फंक्शन क्या करता है अपना, बिल्कुल एक्सेल में क्या करते हैं अपन, सम का इस्तेमाल करते हैं, उसे एक रेंज देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसमें सम फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो ये जो नेम आता है, जैसे टोटल सेल्स है, ये क्या आती है, ये एक मेजर का नेम क्रिएट करते हैं। फिर हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना वो सारी चीजें। ये कॉलम का नेम लिया या मेजर का, ये टेबल का नेम लेते हैं अपन। फिर इक्वल टू, मतलब ये जो मेजर है इसके अंदर कैलकुलेशन क्या रहेंगी। इक्वल टू अपन ने लगाया बिल्कुल एक्सेल जैसा है, सम, और फिर ब्रैकेट के अंदर जहां अपन एक रेंज देते थे, यहाँ पे लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि जो भी रेंज रहेगी वो कैसी रहेगी, कॉलम में रहेगी। और वो किसी पर्टिकुलर कॉलम को अपन को पहचानना अपने डेटाबेस में, तो अपन कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो कौन से टेबल में है वो कॉलम, तो अपन ने टेबल का नाम ले लिया जैसे सेल्स, और सेल्स के अंदर कौन सा कॉलम है उसके लिए अपन क्या स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉलम को अपने को एड्रेस करना है तो अपन क्या लेंगे, सबसे पहले उसका कॉलम का वो टेबल का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके कॉलम का नेम। ऐसा अपने को सीरीज मिल गई। जैसे अपन ने इसको सीरीज दी, उसने वो टोटल सम किया और इस मेजर को दे दिया। ये समझ में आया। हाँ, अब ये देखते हैं कि थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहे। ये एक्सेल में एक बार पढ़ा है तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है। अभी जो डेक्स रहती है, अब अपन कोई सा भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है वो फंक्शन जिसको अपन ने इस्तेमाल किया। जैसे अगर अपन ने किसी चीज़ का सम किया तो उसने अपने आप से लिस्ट ली, पूरी रेंज ली, उसे सम किया और एक सिंगल नंबर आपको दे दिया। डेक्स में जब कोई सा भी फंक्शन अपन इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली उनके लगभग तीन आउटपुट रहते हैं। अब तीन कौन कौन से रहेंगे, एक तो ये मेजर, मेजर क्या रहता है कि सिंगल आउटपुट रहता है, जो भी अपन फंक्शन अपने इस्तेमाल करेंगे उसकी एक सिंगल वैल्यू रहती है, वो आउटपुट में देता है। हालांकि बहुत डायनेमिक होते हैं, वो चीज़ अपन आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इन तीन चीज़ पे फोकस करते हैं। अगर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो एक मेजर रहता है। अब इसमें एक दूसरी टाइप की वैल्यू होती है पूरा का पूरा कॉलम रिटर्न करना। कॉलम अगर उसने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, वो रिटर्न क्या कर रहा है, कॉलम रिटर्न कर रहा है, तो ये सेकंड टाइप की वैल्यू हो गई, जिसे बोलते अपन कैलकुलेटेड कॉलम। नाम से समझ में आ रहा है। और तीसरी टाइप की वैल्यू होती है कि पूरा का पूरा एक टेबल रिटर्न कर रहा है वो,
जो अपना डेक्स का जो फंक्शन है, अगर उसने पूरे को पूरा टेबल रिटर्न किया तो वो होता है क्या, एक कैलकुलेटेड टेबल। तो इसमें अपन जो मल्टीपल फंक्शंस पढ़ेंगे, वो फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। अब वो कौन सी कैटेगरी में है इन तीनों में, वो ध्यान रखने की वाली चीज़ रहती है। तो अगर अपन को टेबल पे काम करना है, जैसे अभी अपने को क्या एक टेबल चाहिए था, टेबल बोल रहा, अपने को एक कॉलम चाहिए था। किसका कॉलम चाहिए था अपने को, एक प्रॉब्लम आई थी कि अपने को सेल्स का जो अमाउंट है वो निकालना था। तो उसमें अपने को आउटपुट कैसा चाहिए, पूरा पूरा कॉलम चाहिए। तो उसके लिए अपन कौन से फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वो वाले जो एक कॉलम रिटर्न करते हैं। और जब अपने को एक सिंगल वैल्यू करनी पड़ेगी तो अपन वो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो एक मेजर्स हैं, जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसमें भी मतलब सब हो जाएगा एडिशन, सब कुछ हो जाता है, लगा के वो पूछेगा। सब कुछ हो जाता है। अपन एक एक करके वो सारी चीज़ें करके देखते हैं। यही समझ 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 सम एक्स वो धीरे धीरे करके आते हैं अभी अपन उस पर। ये थोड़ा बहुत क्या अरेंज नहीं है, अभी नोट्स बनाए थे मैंने, इसलिए ऐसा है। एक्सेल में अगर किसी दो नंबर को अपन थर्ड नंबर लेना था, उन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करना था, तो अपन कैसे करते थे, इक्वल टू लगाया, नंबर वन लिया, और फिर एक कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, स्टार। स्टार लिया, मल्टीप्लाई करना है ना अपन को, स्टार और फिर दूसरी वैल्यू। इसमें अपने को दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। और अभी अपन ने देखा कॉलम को कैसे कॉल करते हैं अपन, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम चाहिए अपन, टेबल से कॉलम, पहले अपन ने टेबल का नाम लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके कॉलम ले लिए, फिर अपन ने क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम ऐसे अपन दूसरे कॉलम को कॉल कर लेंगे। तो वही चीज़ करते हैं अपन। अपन आ जाते हैं टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे जो ऊपर चार ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम और न्यू टेबल। तो अपन क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, अपने को एक टेबल चाहिए, वो कॉलम चाहिए, तो अपन न्यू कॉलम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपन एक नया कॉलम इस्तेमाल करते हैं तो अपन देख सकते हैं अपने डेटा में एक नया कॉलम ऐड हो गया। इस कॉलम का बाय डिफॉल्ट ऊपर नाम क्या आ रहा है, कॉलम। तो जो अपन ने इक्वल टू देखा था ना, इक्वल टू के पहले कोई वैल्यू लिखी थी, वो कुछ नहीं है, बस एक कॉलम का नेम है। और अगर मेजर क्रिएट करेंगे तो मेजर का नेम रहेगा। मेजर एक लगभग वेरिएबल जैसे ही समझ लो। हाँ, अभी जो कॉलम है ये क्या है अपन सेल्स का। मेजर एक सिंगल वैल्यू रहेगा। हाँ, अभी के लिए ये समझ लो, क्योंकि मेजर एक सिंगल वैल्यू तो रहेगा नहीं, डायनेमिक रहेगा, मगर वो आगे जाके चेंज करेंगे अपन चीज़ों को। इसमें अपने को सेल्स दिया, सेल्स अमाउंट, ये हो गया उस कॉलम का नेम। और अपने को सेल्स अमाउंट निकालना है, तो वो दो कौन से कॉलम में मिलेगा अपने को, अपन चाहते हैं जो ऑर्डर टेबल के अंदर जो यूनिट सोल्ड है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर टेबल के अंदर यूनिट प्राइस से। जब से अपन पूरा का पूरा कॉलम देंगे ना, तो क्या करेगा वो, हर एक रो पे जाएगा, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो पे करेगा और उसका आउटपुट रो पे लिख देगा। फिर वो जंप करेगा दूसरी रो पे, उन दोनों वैल्यू को लेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा और लिख देगा सेकंड रो पे। ऐसे करके अपना पूरा डेटा फिल कर देगा। अपन ने इक्वल टू लिखा, और फिर कैसे लेते हैं अपन ऑर्डर, अपने को पूरे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन एक दो वर्ड लिखेंगे ना, तो पूरे एक वो सजेशन दे देता है आपको कि आप क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हो। अपन ने लिया ऑर्डर टेबल और फिर टैब दबाया, तो फिर उसने क्या दे दी अपने को, सारी पूरी कॉलम की लिस्ट दे दी। कॉलम कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे अपने, उसमें अपन ने ले लिया यूनिट सोल्ड और एक बार टैब दबा दिया, तो ये अपने को एक कॉलम मिल गया। अपन ने एस्ट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, कौन से कॉलम से, ऑर्डर टेबल के सेलिंग प्राइस से, और अपन ने टैब पे प्रेस किया। और फिर जैसे अपन एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, उसने कॉलम क्रिएट किया किस नाम से, सेल्स अमाउंट नाम से, और उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसने फिल कर दिया। तो ये करके देखो, सेम रिपीट करके जैसे कॉलम का नाम चेंज करना मुझे आया था कभी नहीं। अगर आप फॉर्मूला पे चेंज करना है तो वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते और
देखो बिल्कुल सेम तरीके से अपन उसकी कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। Yes. अपन ने यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई किया उसकी कॉस्ट प्राइस से, तो अपने को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस भी निकाल के देखो। टेबल व्यू पे अपन एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो हमेशा न्यू कॉलम का ही ऑप्शन इस्तेमाल करना, और अगर उसे मेजर या किसी टेबल पे लिख दे तो एरर दे देता है। और एक टेबल पे लिखा है। कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो दोनों करते हैं। हाँ, एक अमाउंट कर लिया, फिर इसमें जो कॉस्ट है वो भी निकाल हाँ पूरा तो फिर से माइनस और ऐसे प्रॉफिट निकाल के बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सबको पता है। सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे ना तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक तरह से निकालो। टोटल कॉस्ट टोटल सीरीज में से टोटल कॉस्ट तो इससे पूरी करने का मैनुअली प्रोसीजर है। ये आपको माइनस में है या फिर लिखते बाद कुछ किया निकल के प्रॉफिट का आसानी है बिल्कुल, लगभग एक्सेल जैसे ही फॉर्मूला अपन इसमें भी लिख रहे हैं। अपने सेल्स अमाउंट निकाल लिया, अपन कॉस्ट निकाल लिया। कॉस्ट किया फिर इक्वल टू, और ऑर्डर्स लिखना, या फिर अपन डायरेक्टली अगर सेल्स लिख दें तो वो क्या निकालता है अपन को। हालांकि अभी अपने को क्या निकालना है, यूनिट ना, तो अपन ने डायरेक्टली कॉलम का नेम लिखा तो भी वो सर्च कर लेता है कौन सा कॉलम कौन से टेबल के अंदर है। तो अपन डायरेक्टली ऑर्डर्स टेबल का यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करें क्या कॉस्ट से, तो यूनिट कॉस्ट प्राइस से, और अपन ने एंटर दबाया तो अपने को क्या मिल गई, अपने को एक कॉलम मिल गया कॉस्ट का। अब जो अपन ने नए कॉलम क्रिएट किए हैं अपन इनको भी यूज कर सकते हैं फर्दर। इनको फर्दर यूज करके अपन क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
तो ये क्या मिल गया अपने को, प्रॉफिट का कॉलम मिल गया। सिंपल था। अब अपन जब डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो अपन सम ऑफ प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छा अपने डेटा में प्रॉफिट कितना हुआ। अब जैसे मेरे को सेल्स अमाउंट में 12% डिस्काउंट देना है, तो क्या आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। ये जो टेबल है कॉलम, इसमें अगर मल्टीप्लाई बाय किसी नंबर से अपन करेंगे तो वो हर एक रो को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। तो डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल के बताओ। नहीं, अभी तो सिर्फ डिस्काउंट अमाउंट निकालो 12% पे न्यू कॉलम पे कि अपन ने पर्टिकुलर अमाउंट पे डिस्काउंट कितना दिया। हम्म, क्या आ रही प्रॉब्लम। हाँ, फॉर्मूला लिखते वक्त अपन कॉलम का नेम भी दे सकते हैं। डिस्काउंट निकल गया उसका, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसका फिर उसका तो उधर से लेगा। हाँ, और अब डिस्काउंट देने के बाद जो सेल्स हुई उसका अमाउंट भी निकल सकता है आराम से। क्या वो नेट ना नेट, हाँ नेट सेल्स कर सकते हैं, डिस्काउंटेड सेल्स। हो गया इतना नेट सेल्स। सेल्स अमाउंट को अपन ने क्या किया, 0.12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो नया कॉलम क्रिएट हुआ इसके भी अपन डेटा टाइप थोड़ा चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वाला कॉलम पे अपन क्लिक करते हैं तो ऊपर अपने को ऑप्शंस मिलते हैं कि उसका नेम चेंज करना है, उसका डेटा टाइप क्या है, डेसिमल नंबर्स है, उसे अपन चेंज करके अगर होल नंबर कर देते हैं। तो उसने क्या कर दिया, ये जो डिस्काउंटेड अमाउंट था अपना वो होल नंबर में कर दिया उसने। उसमें अपन डॉलर साइन, हाँ हो गया इतना। अब अपन रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं, तो अब इस पे अपन डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं।
अब अपन क्रिएट करते हैं क्या, सम ऑफ सेल्स का। तो उसके लिए अपन ने क्या लिया, एक अपन एक सिंपल सा कार्ड लिया, और उसमें सेल्स को, हाँ ये जो कॉलम अपन ने क्रिएट किए ना नए वाले, जब अपन इसमें देखते हैं तो इसका लोगो देखो थोड़ा सा चेंज आता है इसमें। ये एक मेजर का लोगो अलग दिखता है कैलकुलेटेड कॉलम का। तो इनके लोगों से अपन पहचान सकते हैं कि एक नॉर्मल कॉलम है इसकी तरीके से, या फिर एक कैलकुलेटेड कॉलम है। नॉर्मल कॉलम में सिर्फ एक सिग्मा का साइन आता है, और कैलकुलेटेड कॉलम में सिग्मा का साइन तो आता है मगर उसके बैकग्राउंड पे भी एक टेबल दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है उससे। तो इससे अपन पहचान सकते हैं कि अपना कैलकुलेटेड कॉलम कौन सा और नॉर्मल कॉलम कौन से। अब के जो अपन ने कॉलम बनाए ये अपने डेटा में सेव हुए, कहीं पे दिख तो रहे हैं सेव हुए, मगर एक्चुअल में ये सब सेव नहीं है। मेन डेटा में ना चेंज हो रहा है, और ये इवन एक्चुअल डेटा में भी नहीं है। हाँ मतलब एक्चुअल डेटा में तो है, इधर पे तो है अभी फिलहाल तो है, मगर अपने एक्चुअल डेटा में जो है, जो अपनी फाइल रहेगी उसमें क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ये ऑन द फ्लाई होते हैं सारे। इसलिए अगर अपने मेन डेटा पे चेंज नहीं है तो अभी अपन ने अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं बना। ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर अगर अपन ऑर्डर टेबल पे गए तो अपन देख सकते हैं यूनिट सेलिंग प्राइस तक के है, यूनिट कॉस्ट प्राइस तक के, मगर अपने जो अभी डेक्स से क्रिएट करे वो अपने को ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर नहीं मिलेंगे। मतलब जो भी अपन न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे डेक्स के थ्रू, वो अपने को पावर क्वेरी में अपन उसको क्लीन नहीं कर सकते, और उस पर अगर क्लीनिंग करनी है या फिर उस पर कुछ परफॉर्म करना है तो वो आपको कोडिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। अब मेन में चेंज नहीं कर सकते। हाँ सभी ऑप्शन भी तो इसमें अपने रिपोर्ट तो खराब नहीं है। नहीं इसमें कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन अपन ने परफॉर्म कर लिए। और डेक्स में अपन कर भी क्या रहे हैं, वो पावर क्वेरी में कर भी क्या रहे हैं, नल वैल्यूज रिमूव कर रहे हैं, हेडर्स चेंज कर रहे हैं। तो अपने बेसिक डेटा क्लीन तो कर लिया, उसके बाद ही फिर अपन डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। हाँ वो बेसिकली ये चीजें एक्सेल में करके फिर पावर में। हाँ और अभी अपन जैसे मल्टीपल फंक्शन देख लेंगे ना, तो फिर पावर क्वेरी पे जाने की जरूरत भी नहीं लगेगी। अब एक अपन ने क्या क्रिएट किया, उसकी सेल्स निकालनी थी अपन को, तो अपन ने क्या लिया, सेल्स अमाउंट को लिया एक कार्ड में और पुट करा, तो अपने को टोटल सेल्स अमाउंट मिल गया। जो अपने पास पहले कॉलम ही नहीं था, अपन ने एक रेवेन्यू का कॉलम जनरेट कर लिया, और उसके थ्रू अपन ने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। ये तो सर होगा था। हम्म लेकिन सेल्स का कॉलम जो था हाँ अब इसमें अब क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली सेल ले लिया, सम ले लिया। उसमें अपन ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल सकते हैं चीज़ों का मिनिमम मैक्सिमम। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है इम्प्लिसिट का और एक एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन का। अब इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, इम्प्लिसिट सुन के कैसा लगता है, जो इनसाइड हो रही हो, एक्सप्लिसिट जो बाहर से, जो मतलब बाहर से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन जो पावर बीआई खुद से करता है वो इम्प्लिसिट कैलकुलेशंस होते हैं, और जो अपन खुद कंट्रोल करते हैं या अपन उससे कराते हैं वो होते हैं एक्सप्लिसिट कैलकुलेशंस। अब इनमें अंतर क्या आ जाता है, इम्प्लिसिट जितना पावर बीआई खुद से कर लेगा, जितना डिफाइन है उसमें सिर्फ उतना ही कर सकता है वो, उसमें अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, अपन नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि सेल्स में से मैं कुछ माइनस कर दूँ तो वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स उसने अपने आप निकाल ली। तो जो डेक्स रहती है ये अपने को एक ऐसी पावर देती है कि अपन एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन कर सको। ये वाला भी मतलब पूछते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं कैलकुलेशन। जो अपन एक सिंपल सा जो सम फंक्शन पढ़ा अपन उसका इस्तेमाल करते हैं। अपन बिल्कुल एक्सेल जैसे ही है, अपन ने मेजर का नाम लिया, सम टेबल का नाम लिया, ऐसे तो अपन इस्तेमाल करते हैं। सम फंक्शन के अंदर जो भी पास करेंगे उसका सम रिटर्न करेगा। तो इसमें
यहाँ पे होम रिबन के अंदर एक न्यू मेजर का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि न्यू मेजर क्या क्रिएट कर पाए, एक सिंगल वैल्यू को। हाँ, तो सिंगल वैल्यू रहेगी तो अपन क्या क्रिएट करेंगे, मेजर। अगर एक कॉलम क्रिएट करना है तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, एक कैलकुलेटेड कॉलम, न्यू कॉलम। और अभी अपन टेबल पर नहीं आए, तो जब अपन टेबल क्रिएट करेंगे तो अपने टेबल का ऑप्शन लेंगे। अगर मैं मेजर में कैलकुलेटेड कॉलम की कोडिंग करूंगा तो वो एरर शो करेगी। हालांकि ये तो मैं अभी से बता रहा हूँ, जब आप करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आती है कि अपन ने गलती से ध्यान नहीं दिया और अपन ने मेजर के अंदर कैलकुलेटेड कॉलम के अपन कोड लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम देते हैं वहाँ पे। हालांकि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अभी अपन नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं। अपन ने क्या किया, न्यू मेजर क्रिएट किया। जैसे क्रिएट किया बिल्कुल सेम अपने को पैसे दे दिए उसने, ऊपर उसकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे दिया। और यहाँ पे क्या है, पहले जहाँ कॉलम आ रहा था वहाँ बाय डिफॉल्ट मेजर आ रहा है। अपन को क्या निकालना है, टोटल सेल्स। जो भी अपन को निकालना है उसका अपन ने एक नेम दे दिया, तो जो अपन नेम लेंगे वो यहाँ पे अपने जो कॉलम का है वहाँ पे आ जाएगा, टोटल सेल। फिर अपन ने इक्वल टू करने के बाद अपन अपना फंक्शन लिखते हैं। उसमें अपन ने क्या देखा, सम। अगर अपने को किसी कॉलम का सम करना है तो अपन सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अपन ने जैसे सम लिखा तो उसने एक सम दे दिया, उसके राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो वो क्या बता देता है, उसकी एक छोटी समरी बता देता है कि ऐड ऑल द नंबर इन अ कॉलम। अपन ने टैब दबाया, जैसे टैब दबाया तो उसके ऊपर जैसे ही एक्सेल पे वो एक छोटा सा टेक्स्ट देता है कि आपके फॉर्मूले में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो भी फंक्शन को काम करने के लिए वैल्यू की ज़रूरत होती है उसे एज अ अपन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। और आर्ग्यूमेंट हमेशा पेरेंथेसिस के अंदर रहते हैं। इसमें भी पेरेंथेसिस के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट रहेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉलम है। अपन कॉलम को कैसे कॉल करेंगे, टेबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम का नाम। अपन ने क्या दिया, जैसे अपन सेल्स लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो इसने खुद ही सर्च कर लिया पूरा चीज़, और अपन ने सिर्फ टैब दबाया तो उसने क्या किया, टेबल का नाम ऑर्डर्स, कॉलम का नाम सेल्स अमाउंट, और अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे अपन ने एंटर दबाया तो एक यहाँ पे देख सकते हो कुकी टाइप में अगर क्लिक था बाय डिफॉल्ट तो उसने जो मेजर क्रिएट किया वो कॉलम कुकी टेबल के वो कुकी टाइप के अंदर कर दिया क्रिएट। अगर मैं ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करता तो ऑर्डर टेबल के अंदर क्रिएट करता हूँ। और इसका नाम क्या है, ये छोटा सा उसका लोगो आ जाता है, ये कैलकुलेटर जैसा। ये क्या बताता है, ये मेजर है, ये कॉलम नहीं है। अगर अपन जाके देखेंगे कुकी टाइप में तो अपन देख सकते हैं ये दो चीज़ें तो है मगर ये नहीं है, क्योंकि ये एक मेजर है और मेजर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है। वो दिख तो वहाँ कॉलम के स्पेस पर रही है मगर वो अपना कॉलम नहीं रहेगा, सिर्फ वो एक सिंगल वैल्यू रहेगी। इसलिए अपन देख से बताओ, जैसे अपन ने ये लिया एक और टेबल, एक और कार्ड लिया, और उसमें इस बार अपन ने टोटल सेल्स की जगह क्या किया, अपन ने ये सिलेक्ट किया मेजर और मेजर को ड्रॉप किया। तो एग्जैक्टली उसने क्या किया, सम किया। मगर इन दोनों में कोई अंतर बता सकता है क्या है, दोनों ही एग्जैक्टली सम ऑफ सेल्स हैं और दोनों एग्जैक्टली सेम नंबर ही शो कर रहा है। न्यू मेजर से क्रिएट, मतलब अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ता है, ये स्टोर नहीं हो रहा है, मेमोरी नहीं ले रहा है। हाँ, ये वाला जो है राइट वाला ये एक्सप्लिसिट कैलकुलेटेड है और ये वाला इम्प्लिसिट कैलकुलेटेड है। इसे अपन ने बताया कि देखो तुम्हें सम करना है तो उसने सम किया। इसने क्या किया, डिफॉल्ट ले लिया सम। जैसे अपन किसी मेजर पे क्लिक करेंगे तो वो वापस अपने को उसको एडिट करने का ऑप्शन दे देता है। अब जैसे इसकी सम वैल्यू थी, अपन ने उसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर एंटर दबा दिया। तो उसने क्या किया, सम निकाला और उसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर ये चीज़ मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ।
तो एक्सप्लिसिट क्या कर रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में अंतर समझ में आया। ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ सम है तो सम ही करेगा, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये एवरेज निकाल रहा है तो सिर्फ एवरेज ही निकालेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर जो एक्सप्लिसिट आप बताओगे वो चेंजेस आप खुद कर सकते हो चीज़ों को। तो अब जो अपन केपीआई बनाएंगे उसमें जो मेजर से क्रिएट हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती हैं, और ये जो इम्प्लिसिट वाली रहती हैं वो इतनी फास्ट नहीं रहती। हालांकि अपना डेटा बहुत छोटा है तो अंतर समझ ही नहीं आता, दोनों एग्जैक्टली एक साथ से काम करती हैं। और ये मेजर कहीं पे स्टोर नहीं होता, ये ऑन द फ्लाई बनते हैं। ऑन द फ्लाई ऐसे, जिस समय इस मेजर को इस्तेमाल करेंगे अपन उसी समय ये पूरा कैलकुलेट करता है। अभी जो स्टार्टिंग में देखी थी कि जो मेजर्स होते हैं सिर्फ ये सिंगल वैल्यू नहीं होते, डायनेमिक होते हैं। अभी डायनेमिक क्या होता है, ये कंडीशन के बेस पे चेंज हो जाते हैं। हालांकि इसको अपन थोड़ा वापस पहले जैसा कर लेते हैं। टू मल्टीप्लाई जो किया था वो बताने के लिए वो अपन हटा देते हैं इससे। अब क्या करते हैं, अपन एक स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइसर क्या लिया अपन ने, कुकी टाइप का। जैसे अपन ने फॉर्च्यून कुकी पे क्लिक किया तो ये जो बाय डिफॉल्ट वाला जो रहता है वो भी चेंज हुआ, मगर जो अपन ने खुद से क्रिएट किया वो भी चेंज हो गया। मतलब अपन ने जो फंक्शन लिखा वो इतना डायनेमिक रहता है कि उसमें स्लाइसर अप्लाई हो रहे हैं तो उसे मालूम है कि अपने को स्लाइसर अप्लाई करके फिर कैलकुलेशन करना है। तो इस पर उसने स्लाइसर अप्लाई किया और दोनों ही एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ और उसमें क्या देखना है मेरे को, कुकी टाइप। लास्ट टाइम मैंने कैसे सेल्स ली थी, सेल्स अमाउंट को लिया था, इसमें मैं इस मेजर को ले लेता हूँ। जैसे मैंने मेजर लिया तो उसने क्या किया, हर एक एक कुकी की सेल्स निकाल ली। इसका मतलब उसे ये भी मालूम चल गया कि अगर उसे कोई कॉन्टेक्ट मिल रहा है किसी बेस पे और वो उसको कैलकुलेशन करनी है तो वो उस बेसिस पे भी कैलकुलेशन उसने कर ली। समझ में आया इतना? और सेम चीज इसने भी करी थी। ये टोटल सेल्स ये अपना मेजर है और ये क्या है, ये इम्प्लिसिट कैलकुलेटेड किया है उसने। इसमें अपने पास फ्रीडम है, अपन कुछ भी कर सकते हैं। इसमें फ्रीडम नहीं है, ये सिंपल सेल्स का करेगा। तो इतना एक मेजर क्रिएट करके देखो। तो मेजर से रिपोर्ट पे हाँ, मेजर्स और डायनेमिक होते हैं, अपन उसे फर्दर कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अब जो दो केपीआई अपन क्रिएट करेंगे, टोटल सेल्स की, टोटल प्रॉफिट की और टोटल कॉस्ट की, ये अपन मेजर से क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे समझ में आ गया? चला हाँ, सम का फंक्शन लगा के अपन तीनों अलग अलग कॉलम देंगे और उन मेजर का क्रिएट करेंगे अपन केपीआई करने में। सर जैसे स्लाइसर में तो चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने बिलियंस बिलियंस हाँ, के मेजर में मेजर्स में कर सकते हैं ना। ऐसे ही होगा ना सेम। हम्म,
ये ऑप्शन दे जैसे जो टोटल सेल्स वाला अपना मेजर था, इसमें भी तो अपन चेंजेस कर सकते हैं। कॉल आउट वैल्यू पे ऑटो को अपन ने नन कर दिया या फिर थाउजेंड्स कर दिया। पर एडिट करना तो भी मेजर को किसी एडिट करना है या फिर अपन ने कोई चीज़ चेंजेस करना है, तो जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे उस मेजर के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे अपन, तो वापस अपने को वो टेक्स्ट बॉक्स दे देता है जहाँ पे अपन अपने कोड लिखे थे। नहीं दे रहा सर। इससे कोई मतलब रिलेशन नहीं है कि आप किसी भी टेबल में मतलब डेटा हालांकि मेजर की फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप किसी भी टेबल में उसे बनाओ। जैसे ऑर्डर टेबल से अपन कॉलम ले रहे थे उसे कैलकुलेट करने के लिए, और अपन ने बनाया था कुकी टाइप में, तो उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं। एक्चुअल डाटा में चेंज हो। हाँ, उसने तो उसका काम पूरे तरीके से किया। जहाँ पे ऑर्डर सेल्स अमाउंट दिखा वहाँ पे हमारा ऑर्डर सेल्स अमाउंट टोटल सेल्स कहाँ पे ऑर्डर सेल्स अमाउंट नहीं आ रहा सम लेने के बाद? क्या चीज? ये वाला ऐसा नहीं आ रहा। के बाद फिर कोई से नए कार्ड लेके इसमें से सब करेंगे। तो अपने पास सारे नेसेसरी कॉलम आ गए, तो अपन डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं कुकी सेल्स का। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अपन पूरे एक डैशबोर्ड क्रिएट करके ला सकते हो आप लोग। अब प्रेजेंटेशन का बोलूंगा नहीं तो आधी क्लास गायब हो जाएगी। बस डैशबोर्ड क्रिएट करके ले आना अच्छा सा, इसमें पूरी फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना, उसे कैसे अरेंज करना है, और जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ज़्यादातर ट्राई करना कि अपन डेक्स का इस्तेमाल करके बनाएं। सिंगल ही बनाए हालांकि बस ये जितनी अपन ने अभी तक लिखे कॉलम्स उतने पे काम करना पड़ता है। और एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करोगे? कॉलम्स को एनालाइज करना कि जैसे अगर मेरे पास कुकी टाइप है तो क्या मैं क्या निकाल सकता हूँ, हर एक कुकी की सेल्स निकाल सकता हूँ, उसका कॉस्ट निकाल सकता हूँ कि हर एक कुकी की कॉस्ट कितनी थी, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कुकी कौन सी थी, ये सब निकाल सकते हैं। कस्टमर में
वो कस्टमर निकाल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा परचेज करता है। ये जो स्टेट दिए गए हैं अपन को या सिटी, तो सिटी से सेल्स भी निकाल सकते हैं अपन। इसमें सेल्स का ऑप्शन नहीं है, मगर ये क्या करेगा, इस सिटी को लेगा और कौन सा ऑर्डर पे जाएगा और किसके थ्रू कनेक्ट करेगा, ये ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी के थ्रू। तो ये सब समझ में आ रहा है कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है इसमें। तो मॉडल क्रिएट किया उसके बेसिस हाँ, ऑर्डर्स पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेट का रिलेटेड आप लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो सेल्स का, नंबर ऑफ यूनिक ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर प्लेस हुए, ये डैशबोर्ड में डाल सकते हो। टोटल डिस्काउंट कितना दिया अपन ने, वो मेजर क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे क्रिएट करके एक फाइनल डैशबोर्ड क्रिएट करके लाना, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या और एडवांस डेक्स करेंगे अपन आगे की। हाँ, इसमें आप कौन कौन से डेक पीरियड बना सकते हैं, प्रॉफिट का हो गया, इसके अलावा इसी में ही प्रॉफिट डिस्काउंट। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, टोटल सेल्स इन सबका अपन मेजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी चलो 6 मिनट है, 6 मिनट में एक और फंक्शन हो जाएगा। ये पूछा था कि सम क्या करता है और सम एक्स में क्या अंतर आ जाता है। इसमें बस एक अंतर रहता है कि क्या करता है, रो वाइज एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। अब एक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इसमें एक्सप्रेशन मतलब होता है। इसका मतलब ये है, मतलब किसी चीज़ को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना। जैसे अब ये एग्जांपल है सम ऑफ सेल्स, तो इसमें क्या है, बेसिकली बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, ये पहले क्या करता है, क्वांटिटी टेबल पे जाएगा, क्वांटिटी लेगा, फिर प्राइस टेबल पे जाता है और फिर उन दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और उनका रिजल्ट जो आएगा उसे सम करेगा ये, उसके रिजल्ट को। दोनों को मल्टीप्लाई। तो पहले इसने एक्सप्रेशन परफॉर्म किया और फिर सम किया। तो जो चीज़ अपन ने अभी क्या किया था, और इसे लिखते कैसे हैं, बिल्कुल टोटल सेल्स, पहले अपन ने सम लिया था, उसकी जगह सम एक्स लेते हैं। फिर इसमें क्या आता है, टेबल का नाम आता है कि कौन से टेबल में आपके मल्टीपल कॉलम्स हैं। और फिर क्या किया अपन ने, एक कॉलम लिया, उसे मल्टीप्लाई किया दूसरे कॉलम से, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो उसको वो सम करेगा। तो यही चीज़ अगर अपन इस पे करें, न्यू मेजर पे, उसमें अपन ने कॉस्ट निकाली थी, तो इसमें अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे, मगर इसमें अपन कॉस्ट टेबल का, कॉस्ट कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉस्ट 1 लेते हैं क्योंकि कॉस्ट नाम का पहले से अपने पास कॉलम है, तो वो प्रॉब्लम देता। इसमें अपन ने क्या लिया, सम एक्स का इस्तेमाल किया। अब इसमें आर्ग्यूमेंट में क्या है, टेबल और फिर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी है। टेबल है अपना, कौन सा टेबल है, ऑर्डर्स है, तो अपन ने ऑर्डर्स टेबल लिया, उसके अंदर अपने को मल्टीपल कॉलम से बीच में क्या करना है, अपने को सेल्स माइनस प्रॉफिट करना है। तो सेल्स कैसे निकालेंगे अपन, ऑर्डर्स में से जो सेल्स अमाउंट है अपन ने वो लिया और फिर उसे माइनस किया ऑर्डर्स में से कॉस्ट को, नहीं ऑर्डर्स में से प्राइस को, प्रॉफिट को, क्योंकि अपने को कॉस्ट निकालनी है ना। पहले अपन ने कॉस्ट कैसे निकाली थी, पहले एक पूरा कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया और फिर उसे सम किया। इसमें अपने को कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, उसने ऑन द फ्लाई हर एक रो पे गया, उन दोनों को माइनस किया, फिर जो रिजल्ट आया उसे प्लस करते गया हर एक रो के लिए, और जैसे अपन एंटर दबाएंगे तो अपने को एक कॉस्ट 1 मिल जाता है।
और जैसे अपन ये कॉस्ट लेते हैं और जो कॉस्ट अपन ने कैलकुलेट करी, तो ये दोनों सिमिलर आए। अपन ने सम एक्स करके क्या किया, पहले कैलकुलेशन परफॉर्म किया और फिर उसे सम किया। उसलिए अपन सम एक्स का इस्तेमाल करते हैं जब अपने को पहले कैलकुलेशन करना है किसी चीज़ में और फिर उसका सम करना है। तो सम एक्स में अपन डायरेक्ट डिस्काउंटेड अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट को अपन ने पहले डिस्काउंट किया और फिर उसका सम किया। एक बार सम एक्स भी लिख के देख लो। मेरा 2 मिलेगा ना आपका 1.94, क्योंकि वो शायद कॉल आउट वैल्यू में वो होगी, राउंड कर रहा होगा। तो अपन अटेंडेंस को लगाओ। आलोक परमार, अभिषेक, वैभव, सुफियान, रुशाली, आयुष, हेमेंद्र, अनुराग, देशना, भरत, राशि, खुशबू। प्रेजेंट सर। देशना शायद ऑनलाइन आई थी क्या, एक सेकंड कुछ समय की स्टार्टिंग में ना। जॉब करती है हाँ तो शायद उसने बीच में लीव कर दिया होगा।